नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में वोटिंग से पहले चेहरे पर जमकर चर्चा हो रही है और चर्चा इस बात की दोनों बड़ी पार्टियों में क्या बड़े नेताओं के बाद भी उनके चेहरे पर विधानसभा की ये जंग क्यों नहीं हो रही है। क्या जो चेहरे राजस्थान में खूब चर्चा में हैं वो पार्टी आलाकमान के सामने धुंधले से हो चुके हैं। तभी तो नेताओं की फौज होने के बावजूद पार्टी चेहरे पर चुनाव लड़ने से बच रही है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों दलों के दांवपेच एक से हैं। एक तरफ कांग्रेस में अशोक गहलोत की सरकार और मुख्यमंत्री होने के बावजूद, कई योजनाएं चलाने के बावजूद कांग्रेस जादूगर के चेहरे पर भरोसा नहीं कर पा रही है, तो वहीं बीजेपी में भी कमोवेश ऐसे ही हालात हैं। राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा जैसा चेहरा होने के बाद भी पार्टी किसी चेहरे पर भरोसा करने से बच रही है। जहां कांग्रेस गहलोत के फेस और उनकी योजनाओं को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं पायलट ने यह साफ कर दिया कि चुनाव के बाद पार्टी तय करेगी कि सीएम कौन होगा। दूसरी तरफ बीजेपी कमल के फूल को सामने रखकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन 200 में से वसुंधरा समर्थक 80 से 85 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। यानी सीएम फेस ना होते हुए भी बीजेपी में वसुंधरा के अलावा और कोई सीएम फेस भी नहीं है। बाकी जो सीएम के लिए चेहरे हैं उनमें दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ, मेघवाल और तमाम दूसरे नेता भी हैं, लेकिन उनकी स्थिति क्या है ये सभी के सामने है। अब सवाल ऐसे में कई हैं। सवाल यह कि क्या चेहरों से अगर पार्टी बच रही है तो इसके पीछे की रणनीति क्या पार्टी के पास है, और अगर इनके चेहरों पर दाव नहीं लगाना चाहती है तो उसके पीछे का कारण क्या है। ये तमाम पहलू हम समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि चेहरे पर इस वक्त चर्चा है। राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा को सीएम चेहरा घोषित नहीं किया है। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं उसको लेकर के सवाल भी है, पार्टी के भीतर मंथन भी है और कार्यकर्ताओं में भी एक असमंजस की स्थिति है कि आखिर चेहरा क्लियर क्यों नहीं किया जा रहा है। चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष रावत जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। आशुतोष जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। शुरुआत इसी सवाल के साथ कि एक तरफ पार्टी के पास कोई चारा नहीं है, दूसरी तरफ चेहरा तो है लेकिन उस पर दाव नहीं लगाना है। इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है? शुभेंदु, इस बार पहली बार राजस्थान के अंदर एक ऐसा चुनाव हो रहा है जो किसी चेहरे को सामने रख करके, एक स्थानीय चेहरे को सामने रख करके नहीं लड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में जा रही है, कांग्रेस के खिलाफ उनको एक बड़ी विजय की उम्मीद तो लग रही है, लेकिन ये सारी उम्मीदें किसी चेहरे को आगे नहीं करने की वजह से थोड़ी पीछे हटती हुई भी नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बार पहली बार वसुंधरा राजे या ये कहें कि किसी भी बड़े चेहरे, किसी भी बड़े नाम को इस बार चुनाव में आगे नहीं कर रही है। और पार्टी की इस बार रणनीति है कि चुनाव कमल के फूल यानी कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के चेहरे को देख करके लड़ा जाए। उसके पीछे शायद एक कारण यह भी हो सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इन तमाम चेहरों पर भारी पड़ती हैं राजस्थान के अंदर। अगर राजस्थान भारतीय जनता पार्टी इकाई की बात करें तो यहां नेता तो बहुत है, नाम तो बहुत है, लेकिन इन सब के बावजूद वसुंधरा राजे एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसा नाम है जो इन तमाम चेहरों और नामों पर कई गुना ज्यादा भारी पड़ती है। लेकिन उनके साथ का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो पार्टी को लगता है वो है उनके पिछले कार्यकाल में हुए उन पर लगे तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप। शायद भारतीय जनता पार्टी इसीलिए वोटों का विभाजन रोकने के पर्पज से वसुंधरा राजे को आगे नहीं करके भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन इसका खामियाजा भी पार्टी को राजस्थान में देखने के लिए मिल रहा है। आशुतोष जी, अगर देखा जाए, आप देखिए जनता में वसुंधरा राजे को लेकर के क्या परसेप्शन है वो बात अलग है, लेकिन फिलहाल जो नेता हैं जिनको टिकट मिली है वो तो कहीं ना कहीं वसुंधरा को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। अब हम ये मान करके चल रहे थे बाबा बालकनाथ जो कि यूपी के चेहरे के तौर पर, जैसा योगी बाबा को वहां मुख्यमंत्री बनाया, तो अगर जैसे ही नाम यहां पर प्रोजेक्ट हुआ, जैसे ही यहां पर विधानसभा का टिकट उनको मिला तो चर्चाएं बड़ी तेजी से होने लगी। लेकिन उन्होंने खुले मंच पर आकर के कह दिया कि वसुंधरा जी सीएम बनेंगी अगर यहां सरकार बनती है तो, यानी कि उन्होंने भी सरेंडर कर दिया, वो पीछे हो गए जिनको हम चेहरा मान करके चल रहे थे। तो ये जितने भी समर्थक हैं या जो बाकी नेता हैं वो खुद उनके छत्रछाया में या उनके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हैं।
बिल्कुल बिल्कुल शुभेंद्र जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर वसुंधरा राजे एक ऐसा चेहरा है जो सन 1984 से राजस्थान की राजनीति में एक अपना प्रभाव रखती है। 2003 के बाद में मुख्यमंत्री रही 2 बार और लगातार पार्टी के लिए एक बड़ा वोट कैचिंग वाला जो चेहरा जिसे हम कहते हैं, जो वोट पुलिंग वाला चेहरा होता है, जो वोट खींच कर लाता है, भीड़ खींच करके लाता है, राजस्थान में वो चेहरा है। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि जो पिछले बार अगर हम 2018 में चले जाए तो नेता प्रतिपक्ष का चुनाव पार्टी इसलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि वसुंधरा राजे की सहमति कुछ नामों को लेकर के नहीं थी। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो सरकार में नहीं था, चुनाव हार गया था, लेकिन पार्टी के विधायकों के ऊपर, पार्टी के नेताओं पर इतनी जबरदस्त पकड़ थी कि वो नेता प्रतिपक्ष का चुनाव भी पार्टी अपनी इच्छा से नहीं कर पाई और आखिरकार वसुंधरा राजे सिंधिया की मर्जी के हिसाब से नेता प्रतिपक्ष का चुनाव किया गया। तो निश्चित तौर पर इसमें कोई शक नहीं है कि आज हमको लगभग कुछ लोग 80-85 कहते हैं, कुछ लोग 50 से 60 कहते हैं, यानी कह सकते हैं कि एक बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को, और बहुत सारे ऐसे नेता भी हैं जो अभी तक सिर्फ चुप्पी साधे बैठे हैं, साइलेंट हैं, वो देख रहे हैं कि किस तरफ ऊंट करवट लेगा, उसी तरफ वो उस वक्त हो जाएंगे। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक रमेश पुरोहित जी हमारे साथ कार्यक्रम में है। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। सर, सवाल ये कि न सिर्फ ये जो स्थिति है वो बीजेपी के अंदर है, बल्कि ये कांग्रेस में भी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी देखा जाए तो सीएम अभी चेहरा डिक्लेयर तो किया नहीं है, और ये उस पार्टी के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाता है जिसकी मौजूदा वक्त में सरकार होती है। अब गहलोत साहब तो मुख्यमंत्री भी हैं, सारा काम उन्होंने किया, सरकारी योजनाओं के दम पर चुनाव भी लड़ रही है पार्टी, लेकिन उनको घोषित नहीं कर रही है। तो क्या ये अघोषित चेहरा हम मान ले? सुबेंद्र जो राजस्थान का चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प होने वाला है। अब पहले जैसे चुनाव रहे नहीं कि 18, 13, 8, 5 वाले जो चुनाव थे उनमें स्थितियां बिल्कुल भिन्न थी, लेकिन इस बार का चुनाव कांग्रेस के लिए एक अलग तरह का चुनाव। कारण इसमें यह हो गया सबसे बड़ा कि 2018 के चुनाव के बाद की जो परिस्थितियां यहाँ पे बनी है और पिछले 5 साल से अशोक गहलोत ने जो यहाँ की सरकार चलाई, वह न केवल कांग्रेस के लिए बल्कि आलाकमान के लिए भी एक अलग तरह का एक अनुभव रहा राजस्थान के लिए। कारण यह रहा कि इस सरकार के सामने 2 तरह के संकट आ गए थे। पहला तो ये कि कोरोना काल के दौरान 2 साल रहा राजस्थान में जो कामकाज, राजस्थान की बात ना करें, सब जगह की बात करें तो सभी सरकारों के लिए चुनौतीपूर्ण रहे, लेकिन राजस्थान के लिए खास करके इसलिए चुनौतीपूर्ण हो गए कि 2018 के चुनाव परिणाम के बाद में अशोक गहलोत का जिस तरह से मुख्यमंत्री के रूप में चयन हुआ, तो सचिन पायलट साहब तब से लगा करके आज तक इतने सहज कभी नहीं रहे, ना तो अशोक गहलोत और ना जो अपने सचिन पायलट, और आलाकमान के लिए भी। और खास करके अगर 25 सितंबर की अगर घटना का अगर जिक्र करें, और वो करना जरूरी हो जाता है, लाजमी इसलिए हो जाता है कि चुनाव मैदान में उतरने से पहले अशोक गहलोत कम से कम 1 साल पहले से लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि इस बार यहाँ राजस्थान में 5 साल में जो सरकार बदलने की एक परंपरा है वो टूटनी चाहिए, और उन्होंने प्रयास भी किए। अभी जो बजट जो आया था, ये 500 बजट राज्य का, उसमें उन्होंने इस तरह की घोषणाएं की जो कि जन कल्याणकारी तो है ही, साथ में कांग्रेस को वापस सरकार में किस तरह से लाया जाए उसके लिए एक माहौल बनाने का जो काम उन्होंने किया, वह माहौल जब पार्टी को पता भी है सर, एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जब आलाकमान को पता है कि इनके बिना गुजारा नहीं, तो साइडलाइन करने का फायदा क्या फिर? साइडलाइन किसको किया? साइडलाइन किसी को नहीं किया। अशोक गहलोत कोई साइडलाइन नहीं हो रहा है, ना सचिन पायलट हो रहा है। मुख्यमंत्री रहते अगर उनको चुनाव में सीएम चेहरा प्रोजेक्ट ना करें तो क्या माना जाए उसको? साइडलाइन नहीं कह सकते इसको। साइडलाइन का मतलब तो यह होता है कि इनको पूरी तरह से इग्नोर। अभी जो टिकटों का वितरण हुआ है उनमें अशोक गहलोत साहब की बहुत ज्यादा चली है, और जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हैं, कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि डमी कैंडिडेट्स के रूप में अशोक गहलोत के प्रति फुल वफादार है। और इस बार जो टिकटों का वितरण हुआ था उनमें आप देखिए कि सभी वो जो निर्दलीय विधायक थे जिन्होंने सरकार का समर्थन किया, उन सबको कांग्रेस के टिकट उन्होंने दिलवाए। पहला नहीं तो अब दूसरा इसकी वजह से बड़ी मुश्किल भी तो होगी सर। 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर अपनी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में हैं, अब नॉमिनेशन वापस लेने का भी समय निकल चुका है, तो यानी कि वो बगावत कर रहे हैं खुल करके, तो ये पार्टी के लिए नुकसान की भी स्थिति बन गई है।
ऐसी यही यही ये परिस्थितियां जो है कि ये 2018 नहीं 2013 से भी चली है। हाँ। और अशोक गहलोत साहब के लिए ये एक सहज स्थिति तब बनती है, मैं बता रहा हूं आपको। हाँ। ये तब बनती है जब 90 और 95 की अगर सीटें आती है कांग्रेस की, तब भी मुख्यमंत्री वही बनेंगे। हाँ। आप देखिए आप कि अशोक गहलोत अगर 120 इस बार के चुनाव में 120 प्लस अगर कांग्रेस होती है, कहने का मतलब यह है कि 100 का आंकड़ा वो पार कर लेती है, तो अशोक गहलोत साहब के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा हो जाएगी मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन वह 90 और 95 सीटों के बाद 100 के बीच में अगर वो इनकी सीटें होती है तो सहज स्थिति अशोक गहलोत के लिए बनती। यही स्थितियां बीजेपी के लिए भी है। हाँ। कि वसुंधरा राजे के लिए भी इतने आसान नहीं होगी अगला जो मुख्यमंत्री बनना। हाँ। कारण यह है कि इस बार भी आप देखिए कि बीजेपी में भी टिकटों का जो वितरण हुआ, और ये 15-20 दिन पहले की बात है, 15-20 दिन पहले जब पहली लिस्ट जारी हुई थी, तब पूर्व मुख्यमंत्री जो वसुंधरा राजे का जो एक जो चेहरा मोहरा कह दो या आप वो कह लो, क्या कहना, भाव भंगिमा कह लो, वो एक अलग तरह की थी। और आज स्थितियां अलग है। क्यों? कि उन्होंने जो टिकटॉक के जो चयन में अपनी जो भूमिका निभाई, उससे ये साबित करता है कि बीजेपी भी उनको इग्नोर नहीं कर। ठीक है, ऐसी ठीक है, यानी कि अब चुनाव पर नजर है, चुनाव पर नजर है, वोटिंग का समय ज्यादा दूर नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो दोनों खास मेहमान हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। और सवाल यह भी है कि दो बड़े चेहरे, दोनों को अभी फिलहाल सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया है चेहरे के तौर पर, दोनों पार्टियों ने, ना अशोक गहलोत को किया ना वसुंधरा राजे को किया है। लेकिन स्थिति क्या है, अगर दोनों ही पार्टियों में से कोई एक पार्टी चुनाव जीतती है, अगर कांग्रेस जीतती है तो क्या अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं बना पाएगी पार्टी, या फिर अगर बीजेपी जीतती है तो क्या वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री के तौर पर आप नहीं देखते हैं? इसी को लेकर के चर्चा करेंगे चुनावी चर्चा में, और दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन इसमें आशुतोष जी आपसे लेना चाह रहा हूं। आप दोनों बड़े नेताओं के लिए अगर देखा जाए, अगर बीजेपी की बात की जाए तो वसुंधरा राजे अगर चुनाव जीती हैं और बीजेपी की अगर सरकार बनती है, जैसा कि रमेश जी कहते थे कि ऐसे समीकरण अगर बनते हैं तो अशोक गहलोत के लिए 90-95 के आसपास अगर आकर के गाड़ी रुक जाती है तो वहां पर अशोक गहलोत के लिए बड़ा फायदेमंद मुफीद होगा कि बाकियों को वो एडजस्ट कर लें, निर्दलीय जो कैंडिडेट खड़े होंगे। तो क्या ऐसा ही परिस्थिति वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए भी है? बिल्कुल शुभेंद्र जी, रमेश जी बहुत सही बात कर रहे हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे जी को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर न तो प्रोजेक्ट कर रही है, और अगर एक स्वाभाविक मेजोरिटी, अगर 100 के जादुई आंकड़े को भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में पार कर लिया तो शायद वसुंधरा राजे सिंधिया अगली राजस्थान की मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर हमको देखने के लिए नहीं मिले, क्योंकि हाईकमान नहीं चाहता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी को द्वारा से प्रदेश की कमान सौंपी जाए। लेकिन जैसा कि रमेश जी कह रहे थे कि अगर जोड़ तोड़ की जरूरत पड़ती है, अगर पार्टी एक स्पष्ट बहुमत 100 के जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पाती है, यह संख्या 80 से 90-95 के बीच में रहती है, तो निश्चित तौर पर यह जो गणित पड़ेगी, जोड़ तोड़ के गणित की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया और कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत का पलड़ा भारी दिखेगा। और शायद यही कारण है कि इन दोनों को चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं करने के बावजूद भी पूरी एनर्जी के साथ ये दोनों बड़े नेता राजस्थान के दंगल में हमको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको अभी भी उम्मीद की एक किरण दिखती है। और कहा भी जाता है राजनीति में कब क्या हो जाए इस बात का किसी को कोई भरोसा नहीं होता। तो निश्चित तौर पर अगर समय चक्र ऐसा घूमा कि किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो शुभेंद्र जी अगर जोड़ तोड़ के गणित के हिसाब से देखे जाए तो यह दोनों नेता केवल अनुभवी नहीं है बल्कि जोड़ तोड़ में माहिर हैं। और शायद पार्टी अगर बहुमत नहीं मिले तो उसको पार्टी के बहुमत को फ्लोर पर सिद्ध करने के लिए इन दोनों बड़े नेताओं की पार्टी को जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए शायद पार्टी इनको इग्नोर भी करना चाह रही है, लेकिन खुले तौर पर इग्नोर नहीं भी कर पा रही है। वसुंधरा राजे को लगातार नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो बराबर तवज्जो दे रहे हैं, अपने साथ मंच पर बैठा रहे हैं। उसके पीछे कारण यही है कि उनको पीछे तो रखना चाहती है, लेकिन फ्रंट फुट पर अगर आप बात करें, अगर स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन से नहीं हटाना चाहती है, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया निश्चित तौर पर अच्छा, एक चीज और भी, अभी जो पार्टी के बागी हैं, अभी तो हम मान करके चल रहे हैं कि पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। अगर वो इनकेस वो चुनाव जीतते हैं और 90-95 के आसपास में जोड़ तोड़ की जरूरत पड़ती है, तो क्या यही बागी हैं जो पार्टी के नैया पार लगा सकते हैं और किसी ऐसे बड़े नेता को या वसुंधरा को, या फिर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए ऐसे ही नेता काम आएंगे फिर?
बिल्कुल शुभेंद्र जी, देखिए राजनीति में इसीलिए अभी तक इनको बागी कहा जा रहा है। अगर ये चुनाव जीत जाते हैं और सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो आप देखेंगे इन बड़े नेताओं की शब्दावली बदल जाएगी। जिनको अभी बागी कहकर संबोधित किया जा रहा है उनको सहयोगी कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा हमारी विचारधारा एक है, ये हमारी राजनीतिक विचारधारा से मेल खाता है, लेकिन पार्टी टिकट नहीं दे पाई थी किन्हीं कारणों पर, इसलिए अलग चुनाव लड़ा। तो नेताओं की भाषा बदलने में आपको देर नहीं लगेगी। अगर 3 तारीख को रुझानों के हिसाब से अगर लगा कि सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ, और इस बात में तो सच्चाई है, विचारधारा तो तुरंत बदल जाती है और दल बदल होता है तो उसके तुरंत बाद ही कैसे विचारधारा इतनी जल्दी बदल जाती है, ये सभी के सामने भी है। अच्छा रमेश जी, एक सवाल ये भी कि हम ये मान करके चल रहे हैं कि वसुंधरा राजे बीजेपी के अगर टिकट के ऐलान को देखें तो 200 में से 70 से 80 और बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि लगभग 90 के आसपास तक उनके समर्थकों को वो टिकट दिला पाई हैं। अगर आप 100 के आसपास या 100 से ऊपर भी चली जाती हैं तो उनको बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर, क्योंकि विधायक दल तय करेगा, तो उसमें तब भी उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी वैसे, और यही गहलोत के लिए भी है। शुभेंदु जी, बीजेपी हमेशा नया प्रयोग करती आई है, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो या अन्य प्रदेश। मुख्यमंत्री के चयन में वो एक अचानक इस तरह की जो चीज नाम उभर करके सामने आता है, जो किसी को भी आप प्रोजेक्ट करके अगर बता दो कि यह व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा बीजेपी में है नहीं। बीजेपी एक अलग तरह की पार्टी है और उसमें भी आप देखिए कि वसुंधरा राजे को राजस्थान में इंट्रोड्यूस करने वाले भैरव सिंह जी शेखावत साहब, और आज की स्थिति में वसुंधरा राजे का जो इतने सालों का जो कैरियर है राजस्थान के संदर्भ की बात करें तो वो काफी बदल चुका है। केंद्रीय नेतृत्व भी बदल चुका है, आला कमान भी वहां का बहुत बदलाव है। कोई जमाने में त्रिमूर्ति हुआ करती थी जिसमें कि जो है आपके लाल कृष्ण आडवाणी हो या अटल बिहारी वाजपेयी हो, भैरव सिंह शेखावत हो और जसवंत सिंह जी हो, ये लोग ऐसे लोग थे जो कि अपने नाम के साथ साथ में काम से अपनी एक जगह बनाई, भूमिका बनाई है। ठीक इसी तरह से बीजेपी में भी जो सेकंड लाइनर जो थे वो सेकंड लाइनर्स ने भी अपनी पहचान बनाई। उनमें वसुंधरा राजे का भी एक नाम है कि जब वो राजस्थान में आई तब से लगाकर आज तक वो। अच्छा, एक चीज और इसमें जोड़ रहा हूँ रमेश जी, इसमें एक चीज और जोड़ रहा हूँ कि ये जो सांसदों को मैदान में उतारा गया, इसका मकसद क्या है? क्या उनको बतौर सीएम चेहरे के तौर पर पार्टी देख रही है या उनको आगे प्रोजेक्ट किया जा सकता है? इसका कारण क्या है? शुभेंदु जी, इसमें आप वाला जो सवाल है वो इसमें शामिल हो जाता है। कि हमेशा बीजेपी कुछ नया करती है तो उसमें से जिन का आप नाम ले रहे हो या जो जिन सांसदों को जो है राजस्थान में उतारा गया है वो भी कैंडिडेट बन सकते हैं ओपनली। तो अब ये आज तक तो किसी ने कहा भी नहीं और ना समझा, ना दोनों पार्टियों ने अपने आप के जो है नेता के लिए किसी को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन हाँ, इतना जरूर तय है कि इनमें से भी कोई एक नाम हो सकता है या कोई एक नया चेहरा भी उभर करके सामने आता है। ये बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी भी होती है इस पर। और हमने तो देखा है कि राजस्थान के संदर्भ में और पूरे हिंदुस्तान में भाजपा ने जहां जहां विधानसभा के चुनाव में जो है भाग लिया, वहां कभी भी किसी व्यक्ति को आगे करके, क्योंकि वह एक अलग तरह की पार्टी है, उसमें व्यक्ति केंद्रित नहीं होता, उसमें सिर्फ कमल का फूल सामने रखा जाता है। और आपने भी देखा, सब जानते इस बात को कि आला कमान हमेशा जो कमल के निशान को आगे ला करके, पार्टी को आगे ला करके उनके जो कैंडिडेट्स कह लो व्यक्तियों को पीछे रखती है। ठीक इसी के उलट कांग्रेस में भी ऐसी ही परंपरा है। एक लाइन का जो प्रस्ताव पारित होता है जिसमें कहा जाता है कि विधायक जो है अपना फैसला आला कमान के ऊपर छोड़ता है। आला कमान क्या करता है, तो आला कमान जो, लेकिन वो तो परिपाटी टूट गई ना सर 2000 जब ये परिपाटी टूट गई और इसीलिए शायद इसकी सजा महेश जोशी और शांति धारीवाल, खैर उनको तो टिकट मिल गई, लेकिन एक लाइन में मैं इसी बात को तो कह रहा हूं मैं आपको कि 2018 में जो है सचिन पायलट साहब अध्यक्ष के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया और जो है सरकार बनाने की स्थिति आई। लेकिन उसमें भी सचिन पायलट साहब अगर मान लो उस रेस में अगर पीछे रह गए तो कारण कि अशोक गहलोत की जो पॉलिटिकल जो एक अनुभव और राजनीतिक जादूगरीता की अगर बात करते हैं, जिसका कि एक टर्मिनोलॉजी आ गई है कि राजनीति का जादूगर कौन, के अशोक गहलोत, वो वहां पे उन्होंने साबित किया कि एमएलए कितने भी कुछ भी आ जाए मुख्यमंत्री। और आपने एक लाइन और देखी होगी भी इन दिनों में
उन्होंने यही कहा कि अगली सरकार बनेगी कांग्रेस की और मुख्यमंत्री भी अशोक गहलोत ही होंगे। मुख्यमंत्री का पद हमें छोड़ा नहीं जाता, वो छूटता भी नहीं है। तो ये कई राजनीतिक है इसकी जो भावार्थ है। हाँ। और अशोक गहलोत साहब की खूबी ये है कि वो शब्दों के माध्यम से अपनी बात को जहां पहुंचाना होता है वो पहुंचा देते हैं। यह कारीगरी है, यह कारीगरी है। मैं आशुतोष जी इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे ही करना चाह रहा हूं कि ये थोड़ा सा बताइए कि अशोक गहलोत, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी का तो तय है, चलिए ठीक है, वसुंधरा नहीं तो हो सकता है 1-2 नाम और हैं, 2-3 नाम, उसमें से कोई भी किसी का नाम आ सकता है, लेकिन कांग्रेस में तो क्लियर है शायद कि अशोक गहलोत नहीं तो सचिन पायलट, इसके अलावा तो कहीं और दूसरा नाम नजर नहीं आ सकता। नहीं, बिल्कुल शिवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के उलट कांग्रेस का लगभग पिक्चर क्लियर है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे या सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे अगर कांग्रेस को राजस्थान में फुल मैच्योरिटी मिलती है तो। सचिन पायलट के साथ में एक स्वाभाविक सिंपैथी पिछले चुनाव में भी थी और इस चुनाव में भी है, क्योंकि युवा जो वर्ग है, जो कांग्रेस के यूथ लीडरशिप है, वो चाहती है कि सचिन पायलट जैसा एक यूथ मुख्यमंत्री बने। लेकिन अशोक गहलोत साहब का एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, लगभग 50 साल से वो राजनीति में अपना भूमिका अदा कर रहे हैं। वैसे भी राजस्थान की परिपाटी रही है हर साल हर टर्म में सत्ता बदलने की, सरकार बदलने की, और ऐसा ही अगर रहता है जोड़ तोड़ वाला काम इसमें ज़रूर आएगा। और यहाँ पर यही कहा जाता है जिस चीज़ में माहिर हैं अशोक गहलोत, जादूगरी में, तो उनकी ये जादूगरी फिर से उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा देगी, ऐसी संभावनाएं भी नजर आ सकती है। खैर बहुत शुक्रिया, समय थोड़ा सा कम है, बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, बहुत शुक्रिया सर। लेकिन ये देखना बड़ा दिलचस्प है क्योंकि घोषित चेहरे हैं लेकिन इनके बिना काम भी नहीं चलेगा। बीजेपी के अंदर वसुंधरा राजे और कांग्रेस के अंदर अशोक गहलोत, दोनों ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कि पार्टी से बढ़कर हो चुके हैं। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।